निर्मल प्रणाम। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में। लगातार अपनी चर्चा अपन बनाए रखे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। काफी दिनों से मैं YouTube पर लगातार जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो अपलोड कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी तक क्लासें पहुंच रही है और आप सही ढंग से पूरी की पूरी क्लास को अवश्य देख भी रहे होंगे। तो आज अपनी तारीख है 20 जून और कल मनाया जाएगा 21 जून को विश्व योग दिवस। योग दिवस के विभिन्न प्रश्न हैं, वो भी धीरे धीरे मैं ले रहा हूं अपनी अलग अलग क्लासों में। अगर आपने पूरी क्लासें देखी होगी तो आपने उन क्लासों में देखा होगा कि योग दिवस से संबंधित जो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, योग दिवस की थीम क्या है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एग्जाम है उनमें योग दिवस से संबंधित प्रश्न भी पूछ ले, तो आपको योग दिवस पे फोकस करना है। और कल 21 जून को मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि आप सभी भी हमेशा योग करिए, क्योंकि योग करने से शरीर मन सब स्वस्थ रहते हैं। हमेशा करो, जिसकी शुरुआत आप कल से कर सकते हो। कल 21 जून को अपने पूरे देश में योग दिवस मनाया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर बड़ी भारी संख्याओं में योग किया जाएगा, या आपके आसपास का जो विद्यालय है वहां पर भी सुबह 7 सवा 7 बजे योग किया जाएगा। अगर हो सके तो आप अपने नजदीकी जो भी विद्यालय है वहां तक पहुंचने का कष्ट करें, और ज्यादा नहीं तो एक दिन भी आप योग में हिस्सा लीजिए, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास रहता है। तो इसीलिए आप सबको योग जरूर जरूर करना चाहिए। अपन चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। आज है 20 जून और 20 जून का आज का अपना पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक प्राप्त कितने खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग में जो कनिष्ठ सहायक है, शिक्षा विभाग में जो एक पद है कनिष्ठ सहायक, तो वहां पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो आप बताइए कि ऐसे कितने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप है जिनको लगभग लगभग अनुमोदन हो चुका है और सरकार इनको कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति देगी, मतलब इनको नौकरी देगी। कितने लोगों को? 10, 30, 50 या 80? आप ऑप्शन चूज करने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी खेल जैसी प्रतियोगिताओं में रुचि रखते हो तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अपन पढ़कर भी नौकरी लगे। यहां पर जो खेल में जो पदक प्राप्त है नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में, उनको भी नौकरी दी जा रही है। तो जिस चीज में आप रुचि है आप हमेशा उसी चीज में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर अपन अपनी रुचि के विरोध में चलेंगे तो कभी अपन सफल नहीं हो पाएंगे। अब इनकी रुचि थी विभिन्न प्रकार के गेमों में भाग लेने की, इन्होंने भाग लिया, देश का नेतृत्व किया और ये इन्होंने पदक प्राप्त किया, चाहे गोल्ड मेडल हो, रजत पदक हो। अब इनको
नौकरी दी जाएगी। तो कितनों को? 50 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल के अंतर्गत भी आपको पूछा जा सकता है कि कांदिया ब्यास रेल परियोजना का संबंध भारत के किस राज्य से है। प्रश्न यही है कि जो ऐतिहासिक कांदिया ब्यास रेल परियोजना है उसका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है कि जो अपनी कांदिया ब्यास रेल परियोजना है इसका संबंध पंजाब राज्य से। किस राज्य से है? पंजाब राज्य से। यह लगभग लगभग 39 किलोमीटर लंबी एक रेल परियोजना है जो अमृतसर को, जो पंजाब का अंदरूनी भाग है, उससे जोड़ती है। तो हाल ही में इस ऐतिहासिक योजना पर वापस संसद में चर्चा हुई है और इसको लागू किया जाएगा। इसके तहत जो रेल सेवा है उसको प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका संबंध है वो अपने पंजाब राज्य से। किस राज्य से है? पंजाब। थोड़ी बहुत और जानकारी देखें तो देखो, कांदिया ब्यास रेल लिंक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि प्रस्तावित रेल परियोजना गुरदासपुर जिले के कांदिया को अमृतसर जिले के ब्यास से, कांदिया को ब्यास से जोड़ेगी। कांदिया को ब्यास से, कांदिया का है गुरदासपुर जिले में और ब्यास है वो अमृतसर जिले में है। यह लगभग 39.68 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉडगेज रेल लाइन की अनुमानित लागत करीब 1400 करोड़ रुपए है। कितनी है? 1400 करोड़ रुपए में इस ब्रॉडगेज जो रेल लाइन है इसको तैयार किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तरी रेलवे द्वारा किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? जो अपने जो रेल विभाग द्वारा अलग अलग खंडों में भारत के रेल तंत्र को बांटा गया है उसमें जो उत्तरी रेलवे है उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये पंजाब राज्य की मुख्य परियोजना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहां रखेंगे। जो अपने प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो अभी हाल ही में कोयला से अमोनिया नाइट्रेट मतलब कोयले से विभिन्न प्रकार की गैसें बनाने की एक परियोजना है उसकी आधारशिला रखेंगे। और ये देश की पहली वाणिज्यिक स्तर की ऐसी परियोजना है जिसमें कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित करके गैसें बनाई जाएगी। तो बताइए इसकी आधारशिला कहां रखेंगे? पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, राजस्थान या झारखंड? तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार की परियोजना की जो आधारशिला है वो ओडिशा में रखने जा रहे हैं। कौन रखने जा रहे हैं? अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा राज्य। थोड़ी बहुत और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में कि 20 जून 2026 को ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले, 20 जून मतलब आज ही, आज दिन में ही अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं ओडिशा के झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में और 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे आज ही के दिन 20 जून 2026 को। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? इसमें कोयले को सिंथेटिक गैस है सिनेक्स में परिवर्तित किया जाता है जिसका उपयोग मेथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अन्य रासायनिक कच्चे माल जैसे कई मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है। मतलब कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित किया जाएगा फिर उसका उपयोग कई प्रकार के कच्चे माल तैयार करने में किया जाएगा। इस परियोजना का विकास भेल भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL, मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था इसके बारे में, भेल और कोल इंडिया लिमिटेड CIL, कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम, इन दोनों ने मिलाकर एक अपना संयुक्त उद्यम बनाया है उसका नाम है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पहली कोयला गैसीकरण परियोजना है वो किसके द्वारा विकसित की जा रही है? तो वो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड जो
CGCL इसके द्वारा विकसित की जा रही है। अगला क्वेश्चन आज का अपना चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की कोशिश करें। हाल ही में IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान है IITM ने हिमालयी क्षेत्र में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क BCON के दीर्घकालिक निगरानी केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। जो IITM है भारतीय उष्णकटिबंधीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा जो हिमालय क्षेत्र में भारत की जलवायु का अवलोकन नेटवर्क स्थापित करने के लिए, एक निगरानी केंद्र स्थापित करने के लिए एक कंपनी के साथ में, एक संस्था के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो कौन सी है? आर्यभट्ट अनुसंधान विज्ञान संस्थान या फिर पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च या केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो बताओ, IITM ने भारतीय जलवायु अवलोकन नेटवर्क के एक दीर्घकालीन निगरानी केंद्र बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो वो आर्यभट्ट अनुसंधान विज्ञान संस्थान के साथ में। किसके साथ में? आर्यभट्ट अनुसंधान विज्ञान संस्थान, इसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए ये रहा कि पुणे में स्थित है अपना भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कहां पर है? पुणे में। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो वो पुणे में है। इसने 18 जून 2026 को ऑनलाइन माध्यम से नैनीताल स्थित आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? नैनीताल में। ये भी इंपॉर्टेंट, नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क के अंतर्गत ARIS देव स्थल में एक जलवायु अवलोकन केंद्र स्थापित करना है। एक जलवायु अवलोकन केंद्र स्थापित किया जाएगा देव स्थल में। इसके लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। किन के बीच में हुआ है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और जो अपना आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, उनके बीच में। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर सहयोगात्मक अनुसंधान और मौसम संबंधी मापदंडों तथा जलवायु सक्रिय सूक्ष्म गैस जैसे ग्रीन हाउस गैस, अल्पकालिक जलवायु कारक और मृदा नमी आदि के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ावा देना है। जो जलवायु परिवर्तन है या ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनके संबंधित उनका जो दीर्घकालिक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, उसकी जानकारी हासिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है अवलोकन केंद्र? ये देव स्थल में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? देव स्थल में। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में GI टैग प्राप्त पारंपरिक तंत्री वाद्य यंत्र सरिंदा किस राज्य के आदिवासी समुदाय का वाद्य यंत्र है? एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सरिंदा। क्या नाम है? सरिंदा। ये सरिंदा नामक वाद्य यंत्र किस राज्य के आदिवासी समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? ओडिशा, त्रिपुरा, कर्नाटक या असम? बताओ। तो ये सरिंदा नामक वाद्य यंत्र है, यह ओडिशा राज्य का। किस राज्य का? सरिंदा नामक वाद्य यंत्र है, यह ओडिशा राज्य का। किस राज्य का? ओडिशा राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। और जानकारी देखें तो देखो, सरिंदा को GI टैग प्रदान किया गया है, आदिवासी समुदाय का है। GI टैग का पूरा नाम क्या होता है? GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसकी मदद से फसल या किसी उत्पाद को किसी खास जगह की पहचान से जोड़ा जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो बाकी वाले क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, तो उसको विशेष पहचान दिलाने के लिए उन्हें GI टैग प्रदान किया जाता है। GI टैग किसी उत्पाद को उसकी जगह और गुणवत्ता की पहचान देता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है असली उत्पाद की पहचान बचाना और नकली चीजों को रोकना। GI टैग का मतलब यह होता है कोई असली चीज है उसके उत्पाद को बढ़ाना
और अगर उसकी जैसी नकली चीजें बाजार में आ रही है तो उनको रोकना। तो ये है जीआई टैग। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का संक्षिप्त रूप जीआई टैग है। यह 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई टैग की जो अवधारणा है वो कब से लागू हुई थी? 15 सितंबर 2003 से लागू हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग किसे दिया गया? तो जो दार्जिलिंगी चाय है, जो दार्जिलिंग की चाय है, उसे भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया। यह जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग है ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और बाद में इसमें विस्तार भी कर दिया जाता है। तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2003 में हुई थी और सर्वप्रथम जो दार्जिलिंग की चाय है उसको जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 कोई अभ्यास है, एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइए। जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है 2026 उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या श्रीलंका? बताइए किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा किस देश में? सोचो सोचो। हाँ, इसका आयोजन किया जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। देखिए कि सैन्य अभ्यास अवलोकन एक्सरसाइज पिच ब्लैक वर्ष 2026 रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? वायु युद्ध का अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास में 19 से अधिक देश भाग लेंगे, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, कनाडा तथा अन्य जो हिंद प्रशांत साझेदार देश है वो भी शामिल है। तो इस सैन्य अभ्यास में 19 देश भाग लेंगे। यह 20 जुलाई से 7 अगस्त मतलब अगली 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। आज 20 है, इस 20 से नहीं, अगली 20 से 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा और इसका नाम है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। और यह कहां पर आयोजित किया जाएगा? जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का यह सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर क्या रखा है? जो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है उसका नाम बदलकर हाल ही में अमेरिका रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या कर दिया गया है? यूएस पैसिफिक कमांड या यूएस इंडो चाइना पैसिफिक कमांड या फिर यूएस चाइना पैसिफिक कमांड या फिर यूएस एशिया पैसिफिक कमांड? तो बताइए। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, उसका नाम बदलकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या कर दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें से इंडो नाम है वो हटा दिया गया है और सिंपल नाम है यूएस पैसिफिक कमांड, यूएस पैसिफिक कमांड। चाइना का तो नाम रखेगा ही नहीं, पूरे एशिया के भी नहीं रखेगा, इंडो का था हटा दिया, तो पीछे रहा यूएस पैसिफिक कमांड। याद रखना क्या नाम रखा है? यूएस पैसिफिक कमांड। देखो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा। अब इस कमांड से इंडो शब्द हटा दिया गया है। अमेरिका रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 2018 में कमांड के नाम में बदलाव किया था। इससे पहले भी यूएस पैसिफिक कमांड था, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री थे जिम मैटिस 2018 में, उन्होंने ही इसके बीच में इंडो का नाम जोड़ा था और वर्तमान में हटा दिया। यह क्या है? तो संयुक्त राज्य प्रशांत कमान, जिससे पहले संयुक्त राज्य इंडो पैसिफिक कमान के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों की एक एकीकृत लड़ाकू कमान है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, उसके लिए जो जिम्मेदार अमेरिका की जो लड़ाकू कमान है उसे कहा जाता था यूएस इंडो पैसिफिक कमान। लेकिन अब उसमें से इंडो नाम हटा दिया है और सिर्फ यूएस पैसिफिक कमान ही रखा है। ये क्या है? ये एक लड़ाकू कमान है, मतलब एक दल कह सकते हो। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित हुई
प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि हाल ही में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। इसमें राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? कुल पदक जीते थे वो 10 पदक जीते थे। कुल पदक कितने जीते थे? 10। लेकिन इसने पूछा है कि स्वर्ण पदक कितने जीते? 5, 9 या 12? बताइए कितने पदक जीते? कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते। कुल तो जीते थे 10 पदक, उसमें से 9 स्वर्ण पदक थे और एक था वो रजत पदक था। एक था वो रजत पदक था। याद रखना, कुल 10 पदक जीते थे जिसमें से 9 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक था। यही है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के विरोध में शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रव्यापी साइबर हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? अगर आपके साथ में ऑनलाइन धोखा हो जाता है या आपको किसी लिंक के माध्यम से या आपके अन्य किसी माध्यम से अगर आपके खाते में से, बैंक अकाउंट में से रुपए निकाल लिए जाते हैं या आप भी गलतफहमी में रुपए ट्रांसफर कर देते हो, तो इस प्रकार की जो ऑनलाइन ठगी है उसके लिए आप मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो मदद प्राप्त करने के लिए आपको कौन से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा जिसके माध्यम से जहां तक संभव हो सके आपकी मदद की जाएगी? लेकिन हालांकि सरकार कहती है कि ये जो जाल है वो विभिन्न राज्यों में फैला है तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको इस प्रकार रोका जा सकता है कि जो अगर जनता है वो थोड़ी सावचेत हो जाए तो उससे इस प्रकार का धंधा है वो कम पड़ सकता है, रुक सकता है। अगर आपकी गलती से या उनकी किसी प्रकार की गलती से अगर ऑनलाइन आपके साथ ठगी हो गई है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, क्या है 1930, उस पर आप कॉल कर सकते हो। तो इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रव्यापी साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, 1930। और देखिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, संपर्क हेल्पलाइन नंबर है 181, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अगर आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो गया है उससे संबंधित शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो 1064, क्या है 1064। और निर्भया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, निर्भया मतलब जो लड़कियों से संबंधित किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो आप इतने सारे नंबरों में से किसी पर भी कॉल कर सकते हो। सेव कर लीजिए ताकि कभी कभार हो सकता है जरूरत ना पड़े लेकिन पड़ी जाए। फिर यातायात पुलिस 1095, आप विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियां घूमती है उन पर ये देख सकते हो 1095, ये यातायात पुलिस के नंबर है। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 1098, 1098 वो था। साइबर क्राइम 1930 था, यातायात पुलिस 1095 है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो 1098। याद रखना इस प्रकार के नंबर। अगला प्रश्न, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुर्लभ खनिजों की खोज को लेकर राज्य सरकार ने जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र, एक देवीगढ़ नाम का क्षेत्र है जो शेरगढ़ तहसील जोधपुर में पड़ता है, और बालोतरा जिले के नवातला क्षेत्र, दो क्षेत्र है, देवीगढ़ क्षेत्र और नवातला क्षेत्र। देवीगढ़ क्षेत्र जोधपुर में पड़ता है और नवातला क्षेत्र है ये बालोतरा में पड़ता है। मैं किस खनिज के अन्वेषण को मंजूरी दी है? हाल ही में राज्य सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में एक खनिज के अन्वेषण या उसकी खोज को मंजूरी दी है। तो बताइए वो कौन सा खनिज है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सोना, चांदी या लिथियम? बताओ किस खनिज का अन्वेषण किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जोधपुर के देवीगढ़ क्षेत्र और बालोतरा के नवातला क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मतलब जो बड़े रेयर केस में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, उनके अन्वेषण को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर देखिए राजस्थान में दुर्लभ खनिजों की खोज को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सरकार ने जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के देवीगढ़ क्षेत्र में और बालोतरा जिले के नवातला क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ खनिजों के अन्वेषण को मंजूरी दे दी है।
अब इसमें कितने खनिज आते हैं, तो इनमें 15 खनिज आते हैं, 15 तत्व हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट में आते हैं, जिनकी परमाणु संख्या है वो 57 से लेकर 71 के बीच में। अगर साइंस में चले जाए तो इनकी परमाणु संख्या पाई जाती है वो 57 और 71 के बीच में पाई जाती है। ये ऐसे खनिजों में पाए जाते हैं जो कहीं कहीं ही, और वह भी बड़ी अल्प मात्रा में ही पाए जाते हैं, ये बड़े कम पाए जाते हैं। ऐसे खनिज है वो विशेषतर स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ब्राजील, भारत, श्रीलंका, कैरोलिना, फ्लोरिडा, आइडाहो आदि देशों में ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्होंने ये अन्वेषण योजना चलाई है कि आप जो नवातला क्षेत्र है और शेरगढ़ तहसील है उसके देवीगढ़ क्षेत्र में जाओ और वहां पर इन खनिजों की खोज करो, क्या पता थोड़ी बहुत मात्रा में मिल भी जाए, अगर मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये थे आज के अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपने पूरी क्लास को देखी होगी और साथ साथ में क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल 21 जून की अपनी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।